हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा एतराज जताया। ओवैसी ने साफ किया कि वो हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए खुद जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बहुत स्वागत है ओवैसी साहब आपका इंडिया टीवी पर। जी बहुत शुक्रिया आपका मैडम। सर, आप इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। मैं पहले तो कारण समझना चाहती हूं, आप बताएं क्यों आप इतनी खिलाफ है इस फैसले के। देखिए, मैंने जो सरसरी तौर पर जो 55 पेज का शायद वो जजमेंट है जिसको मैंने पढ़ा है, उसमें देखिए अगर जो लड़कियां कोर्ट को गई थी वो ये नहीं कह रही थी कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, वो ये कह रही थी कि हमको यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने के लिए रोका ना जाए। तो कोर्ट ने सवाल इस तरह से फ्रेम किया कि क्या हिजाब इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जबकि वो था ही नहीं। अब जब वो सवाल आपने इस तरह गलत फ्रेम कर लिया। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि क्या यूनिफॉर्म पहनने से फंडामेंटल राइट मुतासिर होते हैं। आप ये बताइए कि लड़की गई थी ये कहने कि मुझे हिजाब पहनने से रोका ना जाए, मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनूंगी। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म जरूरी है इसलिए कि गुरुकुल में डिसिप्लिन। अरे भाई, गुरुकुल की जो तारीख मुझे थोड़ी बहुत मालूम, उसमें तो महिलाएं और लोअर कास्ट के लोग को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। चौथा ही कि कोर्ट ने एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट कर दिया कि क्वालिफाइड स्पेसेस का। अब आप ये अहम बातें सुनिए मैडम। कोर्ट ने कहा कि क्वालिफाइड स्पेसेस क्या है? क्लासरूम, आर्मी और जेल। मुझे यह बताइए कि जो बच्चे स्कूल को जाते हैं वो स्कूल को जाते हैं या प्रिजन को जाते हैं? जो बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं वो स्कूल को जाते हैं कि आर्मी कैंप को जाते हैं? चौथी बात यह कि कोर्ट ने कहा कि होमोजेनिटी को हासिल करने के लिए, देखिए भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो होमोजेनिटी नहीं है, वो प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी है, वो भारत की खूबसूरती है। पांचवी बात यह कि कोर्ट यह कहती है कि ये क्वालिफाइड स्पेसेस में ये चीज अलाउड नहीं है कि हिजाब पहनने से होमोजेनिटी नहीं आएगी। आप और हम जानते हैं कि क्वालिफाइड स्पेसेस अगर पुलिस स्टेशन में कोर्ट एग्जांपल दे रहा है तो क्या जेल में मंदिर नहीं होती? क्या अगर क्वालिफाइड स्पेसेस आप बोल रहे हैं तो क्या फिर आप दिवाली की रात को पुलिस स्टेशन में हथियारों की पूजा नहीं होती? क्या दिवाली के दिन एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज में पूजा नहीं होती? तो वो क्वालिफाइड स्पेसेस नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। और अगर मेरी बेटी हिजाब पहनती है तो उसका कॉन्शियस डिसीजन है। अब कहां पे बात रुकेंगे आप? और आखिरी बात मैडम, इस हमारे वतन अजीज में जो माहौल बन चुका है, आप कहते हैं कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है, मेरी मस्जिद को तोड़ दिया एसेंशियल नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा कब्जा था, बोले नहीं फेथ का मामला है, आप 5 एकड़ ले लो। ठीक है, हमने कहा कि गुरुग्राम में जाकर नमाज पढ़ते हैं, आपने कहा वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। कोर्ट कहती है कहीं पढ़ सकते हो। कहां रुकेगा बात? एसेंशियल क्या है फिर मेरा? ना मेरी मस्जिद एसेंशियल है, ना मेरा हिजाब एसेंशियल है, तो फिर कहां पे बात जाकर रुकेगी? और बीजेपी सरकार मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, उनको एम्पावर करना नहीं चाहती। वो यही उनका असली है कि वो एक ही कल्चर की बात करती है, वो डाइवर्सिटी की बात नहीं करती। जो आपने एम्पावरमेंट की बात कही, देखिए आप वकील हैं तो मैं तर्कों पर तो बहुत ज्यादा आपसे जिरह कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, जो कोर्ट ने आज अपने फैसले में जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने रखती हूं। कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट करते हुए लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर करीब आधी शताब्दी पहले ये मान चुके हैं कि पर्दा या हिजाब जैसी पोशाक महिलाओं की आजादी में बाधक है, समान अवसर, जन भागीदारी जैसे संवैधानिक भावना के खिलाफ है। आगे कोर्ट ये कहता है कि ऐसे में हिजाब, भगवा या किसी अन्य धार्मिक प्रतीक को बाहर करने वाला कोई भी स्कूल ड्रेस या नियम दरअसल महिलाओं की आजादी की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। चूंकि क्लासरूम के बाहर किसी पोशाक को पहनने पर प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि स्कूल ड्रेस कोड किसी भी तरीके की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कतई नहीं किया जा रहा है और ना ही शिक्षा के अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इसी का दूसरा पक्ष ये है ओवैसी जी की कोर्ट ये कह रहा है कि दरअसल हिजाब हो, पर्दा हो या घूंघट हो, ये तमाम चीजें तो एम्पावरमेंट के खिलाफ जाती हैं। और अगर ऐसा फैसला किया जाता है कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का पालन किया जाए तो ये उनकी शिक्षा में बाधक कैसे हो सकता है?
देखिए मैडम, आपको कोर्ट इस पर भी गलत है। मोदी सरकार का डेटा यह बताता है कि हमारे देश में 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बच्चियों के बराबर स्कूल्स में पढ़ रही हैं। कौन से प्रदेश हैं? एक तेलंगाना मेरा प्रदेश और दूसरा कर्नाटका। यह कैसे हासिल हुआ? क्या कोर्ट को हम यह बताना चाहेंगे कि यही कर्नाटका में एक मुस्लिम महिला ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज से 12 गोल्ड मेडल जीते, हिजाब पहनती है। रहा सवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब जब बना दिया बाबा साहब ने और यह कह दिया कि तुमको राइट टू कॉन्शियस है, तुम्हारा राइट, कल्चर को प्रोटेक्शन का राइट है, तो कल्चर, मेरा हिजाब पहना मेरा कल्चर है। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा मजहब पे चलना तुम्हारा रिलीजन है। बाबा साहब ने प्रियम्बल में लिख दिया कि लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, ये प्रियम्बल का हिस्सा है। ये कैसे कह सकता है कि क्वालिफाइड स्पेसेस है? कोर्ट कैसे कह सकता है कि स्कूल की तुलना कोर्ट प्रिजन कैंप से कर रहा है? कोर्ट स्कूल को आर्मी कैंप से बता रहा है। अरे भाई आप बताइए ना, फिर कैसे ये क्वालिफाइड स्पेस होगा? ये क्वालिफाइड स्पेस होगा? ये तो आप देखिए, भारत के संविधान में होमोजेनिटी नहीं है। मेरे पास वो हिंदी का शब्द याद नहीं आ रहा, अगर आपके याद आ रहा तो आप दर्शकों को बता दीजिए। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। होमोजेनिटी कहां से आएगी? और अगर मैं यूनिफॉर्म मेरी बेटी पहनेगी तो क्या पता नहीं चलेगा कि दलित की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, या गरीब अमीर की बेटी है? क्या उसके कास्ट का नाम नहीं होगा वहां पर? आप समरूपी और प्लुरलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी, कोर्ट आगे अपने इसी ऑर्डर में और क्या बातें कह रहा है वो भी मैं आपके सामने रखती हूं। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को ठुकराते हुए क्या कहा, आपने बेशक ये पूरा ऑर्डर पढ़ा होगा, मैं उसका एक और अंश आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्लिम लड़कियों को स्कूल की ड्रेस के रंग वाला हिजाब पहनने की इजाजत दे भी दी जाए तो ऐसा करने पर स्कूल के अंदर छात्राओं के 2 वर्ग हो जाएंगे, एक हिजाब वाली छात्राएं और दूसरी बिना हिजाब वाली छात्राएं। ये सामाजिक अलगाववाद को बढ़ावा देगा, अलगाव को बढ़ावा देगा। ड्रेस के रंग वाले हिजाब की इजाजत देना तो ड्रेस कोड के नियम को बेमतलब साबित कर देता है। आगे वो कहते हैं कि ड्रेस कोड इसलिए होता है ताकि अलग अलग धर्म विश्वास से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के बीच में एक समानता बनी रहे। हम जो समरूपी दृश्य की बात कर रहे हैं उसकी चर्चा आज कोर्ट ने कही। मैडम, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं, सुन लीजिए। आपको और आपके दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था तो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल के तमाम लोगों, स्टाफ को, प्रिंसिपल्स को टीवी कैमरास पर आकर कहा कि खबरदार, अगर कोई लड़की या लड़का तिलक या जो दूसरे मजहब का रिलीजियस सिंबल पहनकर आएगी, सिंदूर लगा के आएगी, तो आप रोकना नहीं। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आप हमको यकीन दिला रहे हैं कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा, कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहनेगा। ये ऐसा हुआ है, ये बहुत गलत है। सुनिए मेरी बात। यही होगा जब प्रैक्टिकली आप जमीन पर जाएंगे तो हिजाब पहनने वालों को रोका जाएगा, दूसरे रिलीजियस सिंबल को अलाउ किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे जब बातचीत का आगाज किया कि कोर्ट्स ऑफ लॉ को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सवाल क्यों क्रिएट किया, वहां पर लड़की ने यह नहीं कहा था, मैं आपके पास यह बोलकर नहीं आया था कि यह एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, मैं यह कह रहा था कि मैं यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनती आई थी, अब पहनना चाह रही हूं। मैंने तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कहा था। कोर्ट ने उसको इस तरह का उसको सवाल फ्रेम कर दिया। कोर्ट ने क्वालिफाइड स्पेसिस को का एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट कर दिया। अरे आप कैसे स्कूल की तुलना प्रिजन कैंप से करेंगे? कैसे स्कूल की तुलना आप आर्मी कैंप से करेंगे? अगर आपकी हमारी बेटी स्कूल में पढ़ने जाती है तो आर्मी कैंप को जाती है, जेल को जाती है, शिक्षा हासिल करने के लिए जाती है ना। तो यह कहां से हो गया? अगर आप ये कह रहे हैं कि होमोजेनिटी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या स्कूल्स में, पुलिस स्टेशंस में क्या दूसरे मजहब के इबादत नहीं होती? वहां पर पूजा नहीं होता? क्या दिवाली के दिन एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज में पूजा नहीं होती? क्या दिवाली के दिन पुलिस स्टेशन में हथियारों की पूजा नहीं होती? अरे ये मैडम, ये कैसे होगा बताइए आप कि आप, मैंने मुझे कहने दीजिए कि आपका रिवाज संस्कृति और हमारा रिवाज धार्मिक हो जाएगा, माने वो कल्चरल हो जाएगा, मेरा रिलीजियस हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अंबेडकर साहब ने राइट टू कल्चर को फंडामेंटल राइट करार दिया था अंबेडकर साहब ने।
उसी को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुन रहा है साबरीमाला का केस। हम ये चाहते हैं कि अपील हो सुप्रीम कोर्ट में, हम शिक्षा अपील होगी भी, और छात्राओं ने यह फैसला भी किया है ओवैसी जी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा जरूरी है या फिर हिजाब जरूरी है? बच्चियां स्कूल के प्रीमाइसेस तक हिजाब पहन के आ रही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है, वो अपना धर्म प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन अगर क्लासरूम के अंदर, ठीक है आप बोले। नहीं, आप देखिए, एक बात समझिए, इस मसले को किसने पैदा किया? बीजेपी ने पैदा किया कि तुम या हिजाब पहनो या शिक्षा हासिल करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पहले से हिजाब पहन रही थी मेरी बेटी, आपने नया कानून लाकर उसको रोक दिया। मैं कोर्ट को गया ये कहने के लिए नहीं कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, मैंने कोर्ट को यह गया कि मैं हिजाब पहनना चाहती हूं और आप मुझे रोक रहे हैं शिक्षा से। और इस कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद आप देख लीजिए मेरी बात को, सिर्फ हिजाब को रोका जाएगा कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर, दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। यही तो हमारी तकलीफ है। अगर आप अब सुन लीजिए, कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद एसेंशियल रिलीजियस नहीं है, फिर मेरी मस्जिद पर हमला किया गया, 5 एकड़ ले लो, गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने देते मुझे। क्यों नहीं पढ़ने देते भाई आप? जब कोर्ट ने कहा कि आप तो आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, कहीं पढ़ सकते आप, कहां पर रुकेगी बात? ये नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी, देखिए मैं फिर कह रही हूं कि आप वकील हैं, और जो बातें आप रख रहे हैं, जिसमें आपने क्वालिफाइड स्पेसेस की बात कही, ये आप सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम बातें चैलेंज की जाएंगी। लेकिन सर देखिए ना, कोर्ट के सामने एक अहम सवाल ये भी था कि हिजाब इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। अगर वो छात्राएं ये कहना चाह रही हैं कि वो उनका अधिकार है, या उनका राइट टू चॉइस है, या उनका हक है, तो ये समझना भी आवश्यक है कि क्या वाकई में ये हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, जिसकी बात आप भी अभी कह रहे थे। अब कोर्ट ने कहा कि कुरान में ऐसे कई सबूत हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हिजाब को लेकर केवल प्रस्ताव किया गया है, किसी भी तरह की अनिवार्यता की, एसेंशियलिटी की बात नहीं कही गई है, और ऐसा ना करने पर दंड की बात भी नहीं कही गई है। सुनिए मेरी बात को, मैं आपको, मैडम प्लीज मेरी बात को, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने सवाल किया। कोर्ट ने यह कहा कि नो मौलाना प्रोवाइडेड एन हिजाब, एन एफिडेविट एंड हिजाब इज एसेंशियल प्रैक्टिस। मौलाना आके देना चाहिए आपको, राइट टू कॉन्शियस है मेरी बेटी का, सूरह अहज़ाब कुरान में लिखा हुआ है। आप मुझे गुनाह करने पे मजबूर कर रहे हैं हिजाब नहीं पहनकर। मेरी बेटी कह रही है कि मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं, सूरह अहज़ाब कुरान में लिखा हुआ है। ये कौन सी बात है कि मौलाना ने एफिडेविट नहीं दिया? कोर्ट बोल देता हमको कि मौलाना का एफिडेविट दो, एक नहीं, हम हर मौलाना का आपको लाके देते, हर स्कूल ऑफ थॉट के मौलाना का, आलिम दीन का, मुफ्ती का, बल्कि फतवा लाके दे देते आपको। कोर्ट ने कहा नहीं कि मौलाना एफिडेविट नहीं दिया। यहां पर हम यही तो कह रहे हैं ना कि ये कोर्ट ऑफ लॉ है या कोर्ट ऑफ रिलीजन है। मैं कह रहा हूं कि मेरी कुरान में सूरह अहज़ाब है, जहां पर मुस्लिम महिलाओं को बोला गया है कि आप हिजाब पहनिए, निकाब पहनिए, चादर ओढ़िए। अगर कोई नहीं पहनता तो हम कह रहे ठीक है मत पहनिए, मगर जब मेरा ये राइट है, मैं ये मानता हूं कि मेरा कॉन्शियस है, मेरा कल्चर है, मैं उसका प्रोटेक्शन चाहता हूं और शिक्षा हासिल करना चाहता हूं, आप मुझे रोक रहे हैं उससे। नहीं, लेकिन सर ये कल्चर और ये राइट एक्सेस करने की जगह क्या केवल स्कूल का प्रीमाइसेस या स्कूल की क्लासरूम एक अहम का सवाल क्या बना लिया गया है? क्या मुस्लिम धर्म या मुस्लिम बच्चियों ने इसे अपने अहम का सवाल बना लिया है? क्योंकि इसके बिना भी शिक्षा हासिल की जा रही थी। कई सारी मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, कॉन्वेंट में पढ़ी, मेरे साथ कई सारी मुस्लिम लड़कियां पढ़ती थी, हिजाब नहीं पहनती थी, उन्होंने भी शिक्षा हासिल की, आज अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे मकाम पर हैं। नहीं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हिजाब नहीं पहनती अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकती हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, आपका इशारा वही है। नहीं, मेरा इशारा ये कतई नहीं है। शिक्षा के हनन की जब बात होती है कि छोटी सी बात नहीं, ओवैसी जी आपको सुनना पड़ेगा। कई बार ये तर्क दिया जाता है कि लड़कियों से उनके शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि अगर ये लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो ये सच समझ जाएंगी और इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा से कौन वंचित कर रहा है? स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और एक समान ड्रेस कोड की तो बातें कही जा रही हैं। स्कूल के दरवाजे उन सब रिलीजियस सिंबल्स पहनकर आने के लिए खुले हुए हैं, सिवाय हिजाब पहनने वाले लड़कियों की। यह हकीकत है। स्कूल पहले से इन बच्चियों को इजाजत दे रहा था कि हिजाब पहनो।
बीजेपी ने साजिश की और बीजेपी ने इनको रोका हिजाब पहनने से। मेरी बेटी कोर्ट को जाती है कि मैं पहन रही थी हिजाब, मुझे पहनने की इजाजत दी जाए, वही था मसला। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इंग्लैंड के लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री किया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरे साथ ऐसे कई बच्चियों को देखा जो हिजाब पहनकर बैरिस्ट्री की डिग्री की है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि हिजाब, अगर आप ये समझते हैं कि हिजाब रोकता है उनको सर पे पहनने से, क्या उनको सोचने समझने तमीज नहीं है? चलिए मेरे साथ अस्पतालों में, बेहतरीन आपको मैं सर्जन दिखाऊंगा। मैंने ऐसी कई सी तस्वीरें देखी हैं जिसमें हिजाब पहनकर लड़कियां फुटबॉल भी खेल रही हैं या हिजाब पहन के वो स्विम भी कर रही हैं। मैं उसमें कतई कोई मेरा इसमें कोई ऐसी राय कतई नहीं है कि हिजाब पहनने से किसी में अक्ल कम हो जाएगी या हिजाब उतार देने से अक्ल बढ़ जाएगी। नहीं, मेरा ये कतई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं ओवैसी जी कि ये राजनीतिक मसला क्यों बनाया गया और किसने बनाया राजनीतिक मसला? देखिए, राजनीतिक मसला जिसने बनाया वो वहां की बीजेपी सरकार है। कोर्ट यह कह रहा है, अंग्रेजी का लफ्ज होमोजेनिटी इस्तेमाल कर रहा है। अरे भारत के संविधान में होमोजेनिटी कहां लिखा है मुझे बताइए? भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। होमोजेनिटी कैसी होगी बताइए? कैसे होमोजेनिटी होगी? अरे आप होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं नेगेटिव सेकुलरिज्म हम फ्रांस और उसका यूएस का है। अरे फिर पॉजिटिव सेकुलरिज्म की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जब बात कर रहे हैं तो उसमें प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी है ही नहीं है। ये केस है मेरा, ये मेरा ओपिनियन है। अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद, देश के पूर्व कानून मंत्री, भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने ये कहा कि ये एक तरीके की राय थोपने की कोशिश की जा रही है। ये फंडामेंटलिस्ट सोच है जो मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा से रोकने की कोशिश कर रही है, हिजाब और बुर्का इस तरीके की बेड़ियों में बांधकर। उन्होंने कहा कि अब कोई डॉक्टर बनना चाहेगी और या वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहेगी या वो आर्मी में जाना चाहेगी तो क्या वो बुर्का या हिजाब पहनकर जाएगी? क्या वो इनकार कर देगी कि मुझे उस यूनिफॉर्म का पालन नहीं करना है क्योंकि मेरा धर्म ये कहता है कि मुझे हिजाब पहनना है? जहां तक आर्मी के मामले में दाढ़ी की बात है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक आदमी जो लॉ मिनिस्टर था उसको सच्चाई बोलने की जरूरत है। अगर पुलिस की जहां पर बात है, अगर मैं पुलिस में रिक्रूटमेंट से पहले आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले मेरे चेहरे पे दाढ़ी है और उसका प्रूफ है तो कोर्ट ने कहा अलाउड है। ये क्यों इन सब चीजों को नहीं बोलते? मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल में ये लड़कियां पहले से हिजाब पहनकर जा रही थी, बीजेपी की सरकार ने उनको रोका। उस कोर्ट को गए और कहा कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, पहनते आएंगे, हम यूनिफॉर्म पर हिजाब पहनते थे, हमको पहनना चाहिए। अगर आप होमोजेनिटी की बात कहां है संविधान में? संविधान में तो बात है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की। बीजेपी की सरकार इन मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा से रोक रही है, इनको पावरफुल एम्पावरमेंट करना नहीं चाहती। यह इनकी साजिश है। ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया, मुस्लिम महिलाओं पर आपने हमला किया। आप बताइए, तो ये तो पूरा टारगेट है ना बीजेपी का। अच्छा ओवैसी जी, आपकी बातों से क्यों कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि वो कहते हैं ना खाता ना बही, जो ओवैसी जी कहें वही सही। और फिर चाहे राम मंदिर वर्डिक्ट की बात हो, आप उसका भी जिक्र यहां पर ले आए, आपने मस्जिद की बात की, आप ट्रिपल तलाक की भी बात ले आए, आप यहां पर अब हिजाब के मसले को भी ले आए। क्या कोर्ट का विवेक या कोर्ट की समझ कुछ नहीं? नहीं, मेरा राइट है मैडम, मुझे आपसे डिसएग्री करने का राइट है। बेशक मुझे कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करने का राइट है और मैं उस राइट पे डिसएग्री करता रहूंगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं तुम नहीं बोलना वरना तुम पर और 4 राउंड गोलियां चला देंगे, हम कहें 4 नहीं 100 चलाओ, मेरा संवैधानिक राइट है, मैं डिसएग्री करूंगा। उसमें बुरी बात क्या है? जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। और मेरे रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस कौन डिसाइड करेगा? आपने कहा मस्जिद नहीं है, और उसी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताल्लुक से जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हमको इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का, कोई गुनाह तो नहीं है ना, कोई जेल तो नहीं हो जाएगी मुझे, तो नहीं होगा ना। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आज आया है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ
कॉन्शियंस और राइट टू कल्चर, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की जो इजाजत नहीं देता, उसको सबको सस्पेंड करता है। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस आप कैसे तय करेंगे? ना कोई मुसलमान भी तय कर सकता। अगर मेरी बेटी बोलेगी कि मैं हिजाब पहनूंगी, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, ये मेरे और मेरे खुदा के दरमियान में, तो उसको राइट है। हमने पुट्टुस्वामी में कह दिया, 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया हमने, फिर आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? मैं तो तालीम हासिल करना चाह रहा हूं, शिक्षा हासिल करना चाह रहा हूं। और कर्नाटका और तेलंगाना में मुस्लिम बच्चियां हिंदू हमारी बेटियों के बराबर पढ़ रही हैं स्कूलों में। ये बीजेपी रोकना चाह रही है, देश को देखना पड़ेगा। आज इसी मसले पर कोर्ट ने भी कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस बात से बहुत निराश है कि कैसे सत्र के मध्य में ही हिजाब विवाद को बढ़ावा दिया गया। ये दर्शाता है कि कैसे इसकी आड़ में कुछ अदृश्य ताकतें समाज में अशांति और विद्वेष बढ़ाने में लगी थी। हम इस मसले को लेकर चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। इस टिप्पणी पर जांच पर कोई असर पड़ने की भी कोई वजह पर भी हम कोई उम्मीद नहीं करते। इस मामले में तेजी से एक प्रभावी जांच हो और गुनहगारों को कानून के दायरे में लाया जा सके, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे। एक पक्ष ये भी कह रहा था कि इसके पीछे एक स्टूडेंट यूनियन है, पीएफआई है, उसका जो कॉलेज संगठन है सीएफआई, वो इसके पीछे एक तरीके से काम कर रहा है और वो इन लड़कियों को उकसाने का, बहकाने का काम कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, वो देखिए, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो लड़कियां हिजाब पहन रही थीं, उनको बीजेपी की सरकार ने रोक दिया स्कूल में हिजाब पहनने से, तो उनको हाईकोर्ट गए। तो हाईकोर्ट जाना कोई जुर्म है क्या? कोई जुर्म है क्या हाईकोर्ट जाना? बताइए आप। अबे आखिर हाईकोर्ट जाना जुर्म है तो कह दीजिए हाईकोर्ट जाना जुर्म है। हाईकोर्ट जाना कतई जुर्म नहीं, और सुप्रीम कोर्ट भी लड़कियां जाएंगी, ये उनका अधिकार है और डिसएग्री करने का भी अधिकार है पूरी तरीके से, जैसा आपने कहा ओवैसी जी। लेकिन ये मुद्दा अगर वाकई में सियासी है और इसे सियासी बनाया गया, तो इस पर सियासत तो जमकर उत्तर प्रदेश में भी खेली गई। हिजाब विवाद खूब तूल पकड़ा, आपने भी अपने जितने भी सियासी जलसे थे उनमें इस बात को उठाया, लेकिन उसका कोई असर तो नहीं पड़ा। ऐसा लगा नहीं कि मुस्लिम महिलाओं ने आपके पक्ष में या आपके साथ खड़े होकर हिमायत की हो। मैं उस वक्त भी आपके जो कलीग हैं हमारे नाम शर्मा साहब के प्रोग्राम में आया था, सौरभ के प्रोग्राम में आया था। मैंने उस वक्त भी कहा कि मेरे लिए पॉलिटिकल नहीं है, संविधान के को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं वोट के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आज मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैं वोट के लिए बोलता तो आज आपके प्रोग्राम पे नहीं आता। मेरे को तो हार हो गई। मैं आज आया इसलिए हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट को मुझसे छीना जा रहा है। मैं आज इसलिए आया हूं कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो गूंगे बन चुकी हैं। चुनाव के वक्त उनको मुसलमानों के वोटों की जरूरत पड़ती है। आज संविधान के खिलाफ जो बात हो रही है उस पर नहीं मुंह खोलेंगे, बीजेपी के डर से, हिंदू वोट के डर से। ओवैसी को हमेशा सच्चाई बोलने का शौक है और सच्चाई बोलता रहेगा। तो संविधान की मैं प्रोटेक्शन की बात कर, संविधान के फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं। मैंने यूपी चुनाव में बात की, अगर कल चुनाव होगा तो फिर बात करूंगा अगर ऐसा मसला होगा तो। मुझे चुनाव जीतने हारने से मतलब नहीं है, मुझे संविधान के और मेरे फंडामेंटल राइट से मतलब है। वो पार्टियां जिनको चुनाव जीतने का मतलब था वो तो वोट ले लिए मुसलमान महिलाओं का, उसके बाद आज खामोश बैठे हैं, गूंगे बनकर बैठे हैं। देश देख रहा है और जो उनको वोट डाले वो भी देख रहे हैं कि कैसे उनको ठगा गया है। अच्छा ओवैसी जी, आप मुझे समझाएं या जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्हें भी समझाएं, कई सारी मुस्लिम लड़कियां और जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं वो आपको अभी सुन रही होंगी कि हिजाब पहनने से महिला की सशक्तिकरण कैसे हो सकती है, या हिजाब पहनने से ही उनकी एक, अगर हम ये कहें कि राइट टू चॉइस कैसे डिफेंड होती है। देखिए, आप मेरी बेटी को ले लीजिए। मेरी बेटी ने मेडिसिन किया हिजाब पहनकर, एम्पावरमेंट नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूं। मेरी एक और बेटी इंशाल्लाह मेडिसिन करेगी, हिजाब पहनती है, उसका एम्पावरमेंट नहीं होगा। आप ये क्यों समझते हैं कि हिजाब पहनने से एम्पावरमेंट नहीं होगा? मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैडम। मेरा हिस्सा है ना, ये मेरा चॉइस है। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा हूं कि मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं आऊंगा जब तक आप हिजाब नहीं पहनेंगे। मैंने कभी कहा? मैंने कभी इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं कि बराबर है, आपका चॉइस है और मेरा चॉइस है कि मैं आपके प्रोग्राम में आया। मैं तो पूछा भी नहीं कि सौरभ है यहाँ पे। मुझे विशाल ने कहा कि सर आना ही है, मैंने कहा आ रहा हूं भाई, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आ रहा हूं। आ गया मैं। तो इससे कपड़े को एम्पावरमेंट से क्यों जोड़ते हैं आप? महात्मा गांधी कौन सा कपड़ा पहने थे?
देश को आजाद करा ही नहीं करा है अंग्रेजों की गुलामी से? कौन सा कपड़ा महात्मा गांधी ने पहना बताइए? और जो हमारे मुजाहिदीन आजादी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जौहर बरादरान हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, हुसैन अहमद मदनी हो, किस लिए उन्होंने देश को आजाद कराया था कि आज 75 साल के बाद उन्हीं बच्चों को हिजाब पहनने से रोक दिया जाएगा? अगर आज मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा फजल खैराबादी, जौहर बरादरान जिंदा होते, ये जो लोग आज कह रहे हैं, क्या जवाब देते उनको वो लोग कि किस इस दिन के लिए कि हमको रोका जाएगा? ओवैसी जी, अब आपने चूंकि कहा कि ये आप लोगों के अधिकार का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाएगा, जो बच्चियां हैं उन्होंने भी कहा कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएगी, तो अब हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे रहेगी। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।